नमस्कार। आज हम अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन के कथानक उसके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन उनकी एक कालजयी रचना है और उनकी महत्वपूर्ण कहानियों में से एक मानी जाती है। इस कहानी में एक गरीब तथा आर्थिक रूप से तंग परिवार की स्थिति का बड़ा ही दयनीय और हृदय विदारक चित्रण किया गया है। आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण एक परिवार में किस तरह से विपन्नता आ जाती है और उसी के साथ वह अपना जीवन जीने को मजबूर होता है, यह इस कहानी को पढ़कर स्पष्ट होता है। घर में एक ही महिला सदस्य है, वो है सिद्धेश्वरी, जो कि 3 लड़कों की माँ है। वह परिवार के सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करती है। कहानी में सिद्धेश्वरी है, उसका पति है तथा 3 बच्चे हैं। यही इस कहानी के पात्र हैं। तो सिद्धेश्वरी आर्थिक विपन्नता, दुख, परेशानियों के समय में परिवार के सभी सदस्यों के बीच में सामंजस्य, प्रेम भाव बनाए रखने का हर संभव प्रयास करती है और इसके लिए वो यदाकदा झूठ का सहारा भी लेती है। लेकिन यह झूठ किसी के हितों की क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, किसी के पीड़ा देने के लिए नहीं, किसी को दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि वह अपने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए, उनके आपसी रिश्ते मजबूत करने के लिए झूठ बोलती है। यानी सिद्धेश्वरी परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए झूठ का सहारा लेती है। दोपहर का भोजन ग्रामीण अंचल में एक साथ बैठने का समय होता है, किंतु इस समय भी सभी सदस्य एक एक करके भोजन के लिए आते हैं। सबसे पहले सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा रामचंद्र, उसके बाद छोटा भाई उसका मनोज आता है। तत्पश्चात सिद्धेश्वरी के पति भोजन के लिए आते हैं तथा एक बेटा प्रदीप, वो पहले से ही घर में है और उसकी जो शारीरिक स्थिति को देखकर, उसकी जो पसलियां दिखाई दे रही हैं, उससे देखकर हमें पता चलता है कि ये जो परिवार है अत्यंत दयनीय जीवन जी रहा है। जब परिवार के एक एक सदस्य भोजन के लिए आते हैं तो उन्हें रसोई घर की वास्तविक स्थिति की भली भांति जानकारी है। भले ही सिद्धेश्वरी कुछ भी नहीं बताती है, स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता, लेकिन चूंकि वो इस घर के सदस्य हैं तो उनको अपनी आर्थिक स्थिति पता है। इसका मतलब उन्हें रसोई घर में जो भी खाने पीने का सामान है उसकी वास्तविक स्थिति से वो सभी परिचित हैं। आने वाले सभी सदस्य जानते हैं कि रसोई में अधिक भोजन नहीं बना है और वे कम खाकर भी पेट भरने का झूठा स्वांग करते हैं। हालांकि उनके मन में और खाने की इच्छा रहती है, लेकिन वह जानते हैं कि यदि उन्होंने अतिरिक्त भोजन कर लिया तो घर का कोई दूसरा सदस्य भूखा रह जाएगा। वह इस प्रकार के पाप नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपने हिस्से का भोजन कर उठ जाते हैं और यथासंभव कम से कम खाने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति जो है वो घर के सभी सदस्यों के आपस में संबंध और एक दूसरे के प्रेम और एक दूसरे की परवाह को बताती है। पाठ में और पाठ के इसके कहानी के जो भी पात्र हैं, उनकी स्थिति से, उनके संवादों से पाठ की इसकी परिवार की आर्थिक स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण अमरकांत ने
कहानी में किया है, जो इस कहानी को कालजयी और हृदय स्पर्शी बनाता है। अब यदि हम बात करते हैं एक प्रश्न की कि रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने का बहाना करते हैं। तीनों अलग अलग समय भोजन करते हैं और तीनों ही जब सिद्धेश्वरी उनको एक एक रोटी और लेने का आग्रह करती है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। उसमें कैसी विवशता है, इसको यदि हम स्पष्ट करें तो कोई एकदम से स्पष्ट संदेश या वाक्य हमें इसमें नहीं मिलते हैं, लेकिन इसकी जो आंतरिक संवेदना कहानी की है उसी से हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर के भोजन कहानी में यह दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ भोजन करने नहीं आता। मुंशी जी, रामचंद्र, मोहन सभी एक एक करके भोजन करने आते हैं। सभी घर की स्थिति और रसोई की स्थिति से भली भांति परिचित हैं। वे जानते हैं कि घर में खाना कम है क्योंकि आर्थिक जो स्थिति है वो खराब है। आर्थिक विपन्नता को वो समझते हैं और वह अपने हिस्से के भोजन को खाते हैं और कम खाते हुए भी ऐसे दिखावा करते हैं जैसे उनका पेट भर गया है और बिल्कुल भी अब उनसे तनिक भी अधिक नहीं खाया जाएगा। वे ये भी जानते हैं कि यदि उन्होंने आधी रोटी या एक रोटी अधिक खा ली तो निश्चित रूप से घर का कोई ना कोई दूसरा सदस्य भूखा रह जाएगा, जो उन्हें मंजूर नहीं है। इसीलिए वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं जिससे उन्हें अधिक रोटी न लेनी पड़े।